लास्ट क्लास में हम लोग कॉनकेव मिरर की वजह से डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रख के देख रहे थे इमेज कहाँ कहाँ बनता है। तो हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, याद है इमेज फोकस पे बनता था छोटा सा उल्टा सा। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के रखते हैं तो इमेज जो है थोड़ा इससे इधर की तरफ आएगा, बड़ा होगा, लेकिन इससे तो छोटा ही होगा। मत बात करो, नहीं तो एक आदमी को पकड़ के आज बढ़िया से धुनूंगा मैं। पकड़ा हो अभी तुम? ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज यहाँ बनता था, इससे तो छोटा ही होता था, उल्टा होता था, रियल होता। ऑब्जेक्ट को अगर तुम सी पर लाते थे, ठीक है, तो इमेज भी कहाँ बनता था? इमेज भी बनता था सी पे ही। ऑब्जेक्ट को अगर तुम यहाँ लाते थे तो इमेज इधर भागता था बड़ा सा। ऑब्जेक्ट अगर जस्ट फोकस से पहले तो इमेज इधर इनफाइनाइट पे जाके गायब होगा, है। जस्ट फोकस पे ना इमेज इधर बनेगा ना उधर बनेगा। जस्ट आफ्टर फोकस जो इमेज होगा वो कहाँ प्रकट होगा? इधर इनफाइनाइट पे प्रकट होगा। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेके आइए, अरे बोलिए। तो जो इमेज है वो थोड़ा और करीब आएगा, मैंने पहले से छोटा होगा लेकिन इससे तो बड़ा ही रहेगा। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट को एकदम ला के पोल पे सटा दीजिएगा तो जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ बनेगा? एकदम पोल पे बनेगा ना। ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है। बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन। तो इसमें सिर्फ दो ही केस हम लेंगे। पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है ए बी, ठीक है, इससे आने वाली सारी रेज बताइए कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। सारी की सारी रेज, इसमें किसी तिरछे रे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि सारी रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं। आप बताइए कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होंगी कि हम उनको पीछे बढ़ाए तो वो कहाँ मिले? फोकस पे मिले। वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होंगी कि अगर हम उनको पीछे बढ़ाएं तो वो कहाँ जाके मिले? बहुत बढ़िया, कहाँ जाके मिले? कहाँ जाके मिले? ऐसा ही ना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है जगह नहीं ना है। ये जो सारी इंसिडेंट रेज हैं जो कहां से आई हैं? इनफाइनाइट से आ रही हैं। और ए से लेके बी तक की सारी रेज एक ही पॉइंट पे ना मिल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हुआ ए से लेके बी तक पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगा। तो बताओ ना इमेज कहां बना? तो एट फोकस ही ना बना। कैसा बना? तो बहुत छोटा का मतलब एकदम पॉइंट साइज हुआ। और बताओ रियल है कि वर्चुअल है? मिरर के पीछे है, सोचना ही नहीं है कैसा होगा। और याद रखना बच्चों, वर्चुअल चीजें सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका इरेक्ट। दूसरा केस कि अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख देना, तो उस केस में जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा है, ये है ए, ये है, तो चलिए बी से एक रे निकाला जाए जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाए। रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि अगर पीछे बढ़ाया जाए तो वो कहाँ आके मिले? फोकस पे आके मिले। एक रे को आप निकालिए और कहाँ भेजिए? पोल पे भेजिए। तो बताइए वो कुछ इस तरीके से सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक होगा कि नहीं? तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों क्या इधर मिलेगा? तो पीछे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसको तो जब हमने पीछे बढ़ाया था तो खैर फोकस पे वो मिल ही रहा था। इसको आप पीछे बढ़ाइएगा तो बताइए ये दोनों पीछे बढ़ाने पर यहां न मिल रही हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो यहां मिल रही हैं। तो ये जो दो रेज बी से निकली थी, बोलिए, रिफ्लेक्शन के बाद अगर यहां मिल रही हैं
तो यही ना होगा बी डैश, और ए का इमेज अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। ए प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, और तब हम लोग उसको कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे और यही हो जाएगा हमारा ए डैश। तो सबसे पहले तो आप मुझको ये बता दीजिए कि ये बना कहाँ है? मैं कौन चीज, हाँ, बिटवीन पी एंड क्या, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तुम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखो, अरे बोलो, इमेज फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। बताइए छोटा की बड़ा, वो आपको दिखना चाहिए, छोटा की बड़ा, तो स्मॉल होगा साइज में ना, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल होगा क्योंकि मिरर के पीछे है, तो ये हो गया आपका। और बच्चों वर्चुअल है तो सीधा ही होगा, वो तो बिना देखे हम बता सकते हैं। वर्चुअल इमेज जो चाहे लेंस बनाए या चाहे मिरर बनाए, वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। क्लियर है? तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? इनफाइनाइट पे, तो इमेज यहाँ फोकस पे बन रहा था, तो ऑब्जेक्ट को जब तुम इधर लेके आओगे ना, तो इमेज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। हे भगवान, और इधर ना भागेगा, बड़ा होते होते मान लीजिए कि इतना बड़ा हुआ, और एकदम नजदीक लाते जाइएगा, लाते जाइए, ये भी बड़ा होते होते पोल पर आइएगा तो दोनों एकदम बराबर हो जाएगा। अरे बोलो ना, ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से पोल पे, इमेज आएगा फोकस से पोल पे। क्लियर है? तो यही दो केस इसमें हमको देखना होता है। रही बात यूज की कि हम इनका यूज कहाँ करते हैं, तो खैर ये सब 10th क्लास के सिलेबस में होता है, हम लोगों में ये सब नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का यूज सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ करते हैं? कहाँ एकदम प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम लोग? किसी भी गाड़ी के साइड व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल होता है। क्या वजह है? प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज होता है? काहे कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो हमको पीछे पूरे रोड का इमेज इतने ही दूर में बनवा लेना है। आप समझ रहे हैं? तो मैंने बड़ी चीजों का इमेज छोटी जगह पे बना लेना है, तो ऐसा काम प्लेन मिरर तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर बनाता है। तो पता चलेगा एगो पूरा ट्रक हमको खाली दिख रहा है कि नहीं? ट्रक के बगल में अगर कुछ है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो क्या करेगा? छोटा छोटा इमेज बना के और उतने ही में ज्यादा इमेज को हटा देगा। अरे बोलो ना, एक और फायदा है, छोटा तो बनाता है लेकिन सीधा भी बनाता है। तो ऐसा भी नहीं कि चक्का आपको ऊपर दिखेगा, ऐसा भी नहीं, मतलब सीधा ही दिखेगा, छोटा छोटा दिखेगा। खैर ठीक है। कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है? कहाँ चला गया? इसका कहाँ यूज होता है? इसका कहाँ होता है? सेविंग मिरर के केस में। सेविंग मिरर के केस में, सेविंग मिरर किसी के घर में है, सेविंग मिरर के रूप में कॉनकेव मिरर किसी के घर में है, सेविंग करने के लिए कॉनकेव मिरर उसके घर में है। नहीं, आप किसी नहीं, डेंटिस्ट लोग छोड़िए ना, आप किसी बड़े होटल में जाइएगा ना, 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाइएगा, तो उसके बाथरूम में ट्रिपल क्राउन 5 स्टार है, तो तुम देखा है उसमें लगा है? हो सकता है बड़े लोग हैं जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जाइएगा ना, तो उसके बाथरूम में जो जहां मिरर होता है ना, तो उसके बगल में आपको एक छोटा सा ऐसा गोल मिरर भी देगा, समझ रहे हो? तो उसमें ऐसा पलटने वाला होता है, दोनों साइड मिरर होता है। तो एक साइड नॉर्मल प्लेन मिरर होता है और एक साइड ऐसा मिरर होता है ना, जिसमें तुम दूर से देखोगे ना, तो तुमको तुम्हारा इमेज जो है ठीक से नहीं दिखेगा, उल्टा पुल्टा अजीब अजीब सा दिखेगा। लेकिन जब हम उसको नजदीक लेके आएंगे ना, तब हमको हमारा इमेज खूब बढ़िया दिखेगा और बड़ा दिखेगा। हमारा चेहरा जो है इतना बड़ा दिखेगा। दाढ़ी का एक एक बाल जो है ना, वो आपको नजर आएगा कि कौन थोड़ा छोटा रह गया, कौन थोड़ा 1 मिलीमीटर बड़ा रह गया। तो अमीर लोगों का शौक होता है कि एकदम सब कुछ होना चाहिए। तो आप बताइए कि वो कौन सा मिरर होगा? बड़ा इमेज कभी कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता है, कभी प्लेन मिरर
तो ऑप्शन एक ही है कि वो कॉनकेव मिरर होगा। तो आप बताइए कि कॉनकेव मिरर होगा, लेकिन हमको अपना चेहरा कहाँ लाना पड़ेगा ताकि बड़ा इमेज बने और सीधा इमेज बने? पोल और फोकस के, आपको याद आ रहा है पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग रखते थे तो याद आ रहा है, ऐसा ऐसा करके और इधर पीछे की तरफ बढ़ाए थे तो बड़ा सा नहीं बना था, सीधा भी बना है, मिरर के पीछे भी बना है और बड़ा भी बना है। आप समझ रहे हैं? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सेविंग मिरर्स के रूप में अमीर लोगों के घर में। ये अमीर लोग भी लगा लीजिएगा, तो कभी यूज नहीं। हम आज तक दाढ़ी नहीं बनाए। एक चाइनीज ट्रिमर है मेरे पास, समझ रहे हैं? हमको मिरर की जरूरत नहीं होती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों। चलिए हमारा अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। और 10th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/v + 1/1/f। याद आया? इसी को डिराइव करेंगे। बिहार बोर्ड पूछेगा 5 नंबर में, 5 नंबर में पूछ सकता है। सीबीएसई भी 2-3 नंबर में ये पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में दिया है ना? पता नहीं, हमको डाउट है, दिया है ना? तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। हमको बनाना इमेज किसका होता है? बस बी का ही बनाना होता है। तो बी से आप एक रे भेजिए सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगा। एक रे और भेजना होगा ना, तो आप उस रे को भेजिए कहाँ? पोल पे। तो ठीक उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक होगा कि नहीं? क्लियर है? अब आप बताइए, बी से निकली हुई इन दो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन इसी पॉइंट पे ना हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है वही ना होगा बी डैश, और इसी को सीधा मिला दिया जाएगा तो यही ना होगा ए डैश। अरे बोलो ना बाबू, ऐसा हो जाएगा। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। इस पॉइंट से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको एम बोल देंगे, इसको एन बोल देंगे। क्लियर है? अब जिस तरीके से F = R/2 प्रूफ करने के लिए आपने जो ट्रिगर पॉइंट याद किया था वो ये था कि आपको एक बार लिखना है tan थीटा, एक बार लिखना है tan 2 थीटा। याद किया था? इसमें आप याद करिए कि आपको 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर कराना है, त्रिभुज के 2 जोड़ों को समरूप करना है, 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर कराना है। द फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, एक मिनट रुकिए ना, जो ऑब्जेक्ट पोल के साथ बना रहा है और जो इमेज पोल के साथ बना रहा है। आप ध्यान से देखिए तो वो सिमिलर है। सिमिलर होने की प्रॉपर्टी यह है कि तीनों एंगल्स, माने दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स बराबर होना चाहिए। रे बाबू, तो ये बड़का ट्रायंगल थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ कि ये वाला एंगल और ये छोटका ट्रायंगल में ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I = एंगल R। आप ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये 90 डिग्री? तो ये 90 डिग्री नहीं है। जब 2 एंगल्स बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा का मतलब हुआ ये, रुकिए मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, ये वाला और ये वाला अपने आप बराबर होगा। तो जब तीनों एंगल्स बराबर हो गए, बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC नर्सरी में हो, AB तो C के बाद D आएगा। AB कौन है? AB P है, ABP। हाँ, ABP सिमिलर टू द ट्रायंगल। अब रुको एक मिनट, ऐसे ही हाथ बढ़ा के नहीं लिखते हैं। हम देखते हैं कि A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें कौन है, तो A वो जगह जहां 90 बना था, तो इसमें A डैश वो जगह है जहां 90 बन रहा है। सही जा रहे हो, A डैश। B वो जगह जहां हरा वाला हमने ड्रॉ किया था, इसमें B डैश वो जगह है जहां हमने हरा वाला ड्रॉ किया है, B डैश। अब P तो उसमें भी था, P तो इसमें भी है। क्या बात है? तो दोनों जगह PP हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स का रेशियो
सेम होता है। तो इसमें देखा जाए तो 3 साइड्स है, इन विच 2 साइड्स आर यूजफुल फॉर अस, एक साइड इज नॉट यूजफुल। आपको बताना है कि विच साइड आर यूजफुल। तो ये वाला यूजफुल इसलिए है बिकॉज दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला साइड यूजफुल इसलिए है बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला साइड कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल एक रे है जिसका डिस्टेंस में कोई रोल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका और इन्हीं के रेशियो की खाली बात कर ले। ठीक है बाबू, तो बताओ इसमें तो ए बी है, बड़का ट्रायंगल में छोटका ट्रायंगल में वो कौन होगा? मैं बताऊं तुमको, मैं तुमको सही बात बताऊं, तुमको फोटो देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम यहां से देख कर बता सकते हो। ए था तो इसकी जगह पे ए डैश होगा, बी है तो उसकी जगह पे, यानी इसमें जो ए बी होगा इसमें वो ए डैश बी डैश होगा। बोलो बाबू, इसमें जो ए बी होगा इसमें वो ए डैश बी डैश होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या कौन है? पी ए है। नहीं नहीं एपी मत बोलो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, तो पहले पी आना चाहिए तब ना पी से क्या है? पी ए है। अब जाके केस मत कर देना कि सर बंद है तो पी ए कैसे है। ये पी ए डिस्टेंस की बात हो रही है, ये क्या है? पी ए है। तो बड़का में है पी ए, तो छोटका में है पी ए डैश ना बाबू, बड़का में है पी ए तो छोटका में होगा पी ए डैश, तो ये हो जाएगा पी ए डैश। इक्वेशन नंबर 1 कहिए, और चलते हैं हम दूसरे पेयर्स ऑफ ट्रायंगल की तलाश में। तो दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल जो होगा ना, दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल जो होगा ना, वो ध्यान से देखिएगा कौन सा होगा। ये दो गो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, एक ये छोटका और एक ये बड़का, ये दोनों भी सिमिलर होगा। एंड हाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? तो बच्चों ये वाला और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले एंगल। आप बताइए कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है? ये नहीं समझ में आया। तो जब दो गुड एंगल बराबर हो गया तो तीसर का कलर बदलते हैं, थोड़ा सा कलर बदलते हैं बाबू। ये वाला और कौन सा? ये वाला, ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो ये छोटे से ट्रायंगल में और इस बड़े से ट्रायंगल में क्या तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर हैं? तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है। तो ट्रायंगल बताइए कौन सा? एन एम एफ, एन एम एफ, एन एम और क्या सिमिलर टू दी ट्रायंगल। अब तुम बताओ कि इसमें जो एन है इसमें वो कौन होगा? क्योंकि एन वो जगह है जहां 90 डिग्री बना है, और इसमें ए डैश वो जगह है जहां 90 डिग्री बना है। हाँ तो ठीक है, तो एन की जगह क्या आएगा? ए डैश आएगा। इसमें बताइए एम वो जगह है जहां ललका एंगल है, इसमें लाल वाला कहाँ है? बी डैश पर है, तो यहाँ बी डैश हो जाएगा। और इसमें भी देखो एफ है और इसमें भी, तो एफ तो खैर दोनों में है तो कॉमन ही तरीके से देखा जाए। क्या बोलते हो? अब हम यहाँ पर भी साइड्स का रेशियो इक्वेट कराएंगे। तो आप बताइए इसमें जो साइड एनएम है कौन है? बताइए एनएम है, इसमें वो साइड कौन सा है? एन के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश और एम के कॉरस्पॉन्डिंग बी डैश, तो इसमें हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। बहुत बढ़िया। इसमें बताओ बाबू, इसमें जो एन एफ है कौन है? एन एफ है, देखिए मैंने लिखा है एन एफ, इसमें वो कौन होगा? ए डैश एफ होगा। एन के कॉरस्पॉन्डिंग इधर ए डैश ही ना है, तो यहां पर होगा ए डैश एफ। क्लियर? नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया। नो, डिड यू से नो? Oh my God, really? तुम लोगों को समझ में आया ये? मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है? मैं जान दे दूंगा लेकिन तुमको समझाऊंगा।
पहले बताओ, नहीं नहीं रुको रुको, घबराओ नहीं, पहले बताओ कि कहाँ से ऐसा शुरू हुआ था, खाली ये वाला, ये समझ में आया? थोड़ा शांत हो जाइए। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर नजर आया? कैसे सिमिलर नजर आया? तो ये और ये एंगल बराबर, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये और ये भी तो बराबर होगा, और तीनों एंगल्स अगर बराबर हो जाए तो ट्रायंगल से सिमिलर होती हैं। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो तो साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसमें हमने साइड लिया mn, बड़का ट्रायंगल में लिया nm लिया। कौन लिया? nm। देखिए ना, nm नहीं लिया। तो आप बताइए कि बड़े वाले ट्रायंगल में जो n है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में वो कौन है? एक मिनट n वो जगह है, शांत रहो, n इज द प्लेस वेयर 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म। क्लियर? आप बताइए कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां फॉर्म हुआ है? कहां फॉर्म हुआ है? ए डैश पे। तो n के कॉरस्पॉन्डिंग होगा ए डैश। m इज द प्लेस वेयर द ललका एंगल इज लाल वाला एंगल इज फॉर्म। इसमें बताओ लाल वाला एंगल इज कहां फॉर्म? बी डैश पे। अरे बी डैश पे ही ना, तो इसीलिए मैंने n की जगह a डैश और m की जगह b डैश लिखा है। शांत रहो ना, क्लियर है? उसके बाद अच्छा, ललका एंगल समझ में आया है? लगता है तुम लोग मेरी जान लेके ही मानोगे। क्या क्या है वो? जहर है, पानी है। पानी मतलब है? चलो ठीक है, देखिए आप लोग ऐसा मत करिए। आप देखिए, एक काम करिएगा, इस वीडियो को जाके आप दोबारा 0.75x स्पीड पर देखिएगा तो वो लाल वाले का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बड़े वाले ट्रायंगल में जो साइड आपका NF है, जो साइड कौन सा है? छोटे वाले ट्रायंगल में वो A डैश F होगा, क्योंकि N के कॉरस्पॉन्डिंग A डैश है और F तो दोनों में कॉमन है, तो NF और यहां पर होगा A डैश F। क्लियर है? अब आप देखिए तो ये NM, और एकदम शांत हो जाओ, हो गया, बहुत इंजॉय कर लिया हम लोगों ने। NM और AB जो है वो तो बराबर ना होगा, ये तो आपको देख कर पता चल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस NM की जगह पे क्या लिख देते हैं? AB लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू NF डिवाइडेड बाई क्या? A डैश F। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का LHS बराबर है, इधर भी AB बाई A डैश B डैश, इधर भी AB बाई A डैश B। अगर LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, तो इधर क्या है? ये PA है और इसके नीचे बराबर ये क्या होगा? और नीचे A डैश F होगा। इज इट क्लियर? लेकिन सुनिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, हर डिस्टेंस में एक P का होना जरूरी है। अरे तो ये तो PA है, ये भी PA है, इसमें तो P नहीं ना है, इसमें तो P नहीं ना है, P लाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर डिस्टेंस P से ही मेजर होता है। तो हम एक बात जानते हैं कि सिंस दिस रे इज क्या, अगर ये रे पैरेक्सियल नहीं होगा तो ये कभी फोकस से होकर जाएगा ही नहीं। दिखने में भले बहुत ऊंचाई से भेज दिया है मैंने, लेकिन ये जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि रे पैरेक्सियल है, और रे अगर पैरेक्सियल है तो n इज वेरी नियर टू। याद है तुमको? याद है मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि रे अगर दूर है तो n यहाँ होगा, p यहाँ होगा, लेकिन रे अगर बहुत नजदीक हो जाए तो n यहाँ, p यहाँ। रे और नजदीक हो जाए तो क्या p और क्या n। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस द रेज आर पैरेक्सियल देन n इज वेरी नियर टू
तो जहां n है उसकी जगह पे हम लोग p रख देंगे, p रख देंगे, तो n की जगह pf डिवाइडेड बाई a डैश है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह और आ गया, इसमें तो कहीं p आने की संभावना ही नहीं है। तो क्या करें, p तो हमको चाहिए, बिना p के डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। तो ढूंढिए a डैश f कहाँ है। तो बाबू a डैश f यही ना है। तो पता है अब हम इस a डैश f को तोड़ेंगे और हम बोलेंगे pa डैश माइनस pa। अगर हम pa डैश में से pf घटा ले तो ये नहीं मिल जाएगा। चलिए बाकी लोगों को तो छाप लिया जाए, बोलिए बोलिए। और हम इस डिस्टेंस को लिखेंगे pa डैश माइनस कितना p। अब बताओ सब में p आ गया कि नहीं। तैयार हैं अब हम वैल्यू पुट करने के लिए। बस ढूंढेंगे कि pa क्या है, pa डैश क्या है और pf क्या है। कौन बताएगा व्हाट इज द pa, व्हाट इज द pa। आखिर pa क्या है, अरे यही तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन बताएगा pa डैश क्या है, pa डैश ये क्या है, इमेज का ही ना डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v। वेरी गुड। कौन बताएगा pf क्या है, pf क्या है, फोकल लेंथ ही तो है। पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ ही तो कहा जाता है। नाउ वी आर रेडी टू पुट द वैल्यूज। तो आप बताइए pa की जगह पे क्या मैं u लिख दूं, और इस तरीके से हो गया ये गलत। कभी भी वैल्यूज पुट की जाएंगी, साइंस आर ऑलवेज कंसीडर्ड, हमेशा कंसीडर करना होगा, ठीक है, हैं? तो सिंस the object is in front of the mirror and all distances measured in front of the mirror are taken with negative sign। हिंदी में बता देता हूं, मिरर के सामने के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव साइन के साथ मेजर किए जाते हैं। तो हम सिर्फ u ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, pa डैश भी तो बताइए, मिरर के सामने ही ना जाके आप मेजर कर रहे हैं, p से a डैश इधर जाना है आपको, तो माइनस भी बराबर pf भी तो मिरर के सामने ही है, तो ये हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय pa डैश, माइनस भी ना था, और माइनस pf क्या होगा, माइनस है। कुछ समझ में आया, अरे बोलो, चलो बढ़िया है। तो बताओ माइनस से माइनस तो बेचारा कट गया, हाई माइनस वन नीचे ले जाओ। तो बताओ इधर ने तो पहले u बाई भी आया। अच्छा बाबू ये तो माइनस ऊपर से हमने हटा ही दिया है, नीचे का हिसाब किताब देख लेते हैं। ये माइनस नीचे जाके इसको बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा भी, और ये प्लस ना है तो इसको बना देगा माइनस। आइए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू भी माइनस u इंटू बराबर v इंटू क्या। अब दोनों साइड, अच्छा मिरर फॉर्मूला ये भी है, आप चाहें तो इस फॉर्म में याद कर लीजिए, लेकिन दिस इज द वेरी गंदा फॉर्म। नो नो नो, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं u भी f से। दोनों साइड u भी f, u भी और u भी, अरे कोई भी काम दोनों साइड ना होता है। अभी बताइए तो बाबू u भी से u भी कट गया, ये देखिए uf से uf कट गया, vf से, इसमें u कौन है v कौन है, vf से vf कटा। तो आप बताइए इसमें 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन, एक काम करिए ना 1 बाई v को इधर लेके आइएगा, तो ये इधर आके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। एंड हमको हमारा देखिए फाइनल आंसर मिलने वाला है, भी ले जाइए 1 बाई v प्लस, दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। चलिए मैं बिल्कुल दोबारा बता दूंगा अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें। क्या बोल रहे हो, दोबारा समझा दूं क्या मैं, आपको समझ में आया है ये, दोबारा समझ में
सॉरी, दोबारा समझना है। ठीक है। प्रॉब्लम पता है कब हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है कि खूब बढ़िया से 75 बार इसको रट के जाओगे, एग्जाम में बोलेगा कि प्रूव करो कॉन्वेक्स के लिए, तो घबराने की जरूरत। हम एक बार फिर से वही ऑब्जेक्ट रखेंगे ए बी। हाँ बोलो। चलिए ठीक है, तो बी का इमेज बनाना है तो एक रे को भेजें तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि पीछे बढ़ाया जाए तो कहाँ मिलेगा? फोकस में मिलेगा। अरे बोलो। दूसरे को पोल पे भेजें, सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा। इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ ना मिला, तो बी से निकलने वाली दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिल रही हैं, यानी इस बी का इमेज यहीं पर बनेगा बी डैश। इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ होगा ए डैश। अरे ये तो करने आता है ना आपको। यहाँ पर भी वो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये होगा एम और ये होगा एम और एन। यहाँ पर भी जो दो ट्रायंगल सिमिलर हुए थे यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट पोल के साथ और इमेज पोल के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है वो दोनों सिमिलर होंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी हाउ? लॉ ऑफ एंगल आई बराबर एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, एंड हाउ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइए, इस बड़े से ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल, चलिए तो एक एंगल तो बराबर हो गया। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। तो इसमें अच्छा था, एक मिनट रुकिए, ये ललका एंगल का कॉन्सेप्ट ये है ना कि जब दो एंगल्स सेम हो जाए ना, तीसरा अपने आप, तो इसमें तीसरा ये है और इसमें तीसरा ये है। तो क्या यहां पर भी बताइए ए बी पी और ए डैश बी डैश पी सिमिलर है कि नहीं? अरे समझे? तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी ए डैश। और ये सेम चीज देखिए हम लोगों ने यहां भी लिखा था, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश बराबर पी ए। यहां तक कोई रत्ती भर का अंतर नहीं आएगा। आप ढूंढने की कोशिश तो करिए, आप ढूंढने की कोशिश करिएगा, आपको यहां पर भी वो, एक मिनट, यहां पर भी ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश क्या? तो बाबू ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज